मुझ में पिता बनने की क्षमता नहीं थी, मगर मैंने अपनी नाकामी का सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया। माँ ने बिना सच जाने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया और जल्द ही मेरी दूसरी शादी करवा दी। नई जिंदगी में 3 बच्चे तो हुए, मगर दिल को कभी सुकून नहीं मिला। न जाने क्यों मन में शक की दीमक लग गई और मैं अपनी दूसरी पत्नी पर भी शक करने लगा। फिर एक दिन बाजार की भीड़ में अचानक मेरी पहली पत्नी मिल गई। आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और होठों पर सिर्फ एक बात, अगर सच्चाई जाननी है तो आज रात मेरे घर आ जाना। मैं सबकी नजरों से बचकर चुपचाप उसके दरवाजे तक पहुंचा और फिर जो देखा उसने मेरी जिंदगी की सारी नींव हिला दी। अब मैं बेचैनी से अस्पताल के आंगन में टहल रहा था। मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था। आसपास मौजूद लोग मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, मगर मैं किसी को क्या बताता। मेरी पत्नी अस्पताल के अंदर थी। वह तीसरी बार गर्भवती थी और आज अचानक तबीयत बिगड़ने पर मैं उसे अस्पताल लेकर आया था। लेकिन मेरे चेहरे पर ऐसी उदासी थी जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ने वाली हो। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने मुझे एक नन्हा सा कंबल थमाया जिसमें एक मासूम बच्चा लिपटा हुआ था। नर्स बोली, बधाई हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है और आपकी पत्नी भी बिल्कुल ठीक है। नर्स की बात सुनते ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे सारा खून निचुड़ गया हो। मैंने एक ठंडी नज़र उस बच्चे पर डाली जो मेरी गोद में था। नर्स भी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। शायद मेरे चेहरे का हाव भाव देखकर वह भी चौंक गई थी। उसने पूछा, क्या बात है? क्या आपको खुशी नहीं हुई? अस्पताल में तो जिनके यहाँ बेटा होता है वे मिठाइयाँ बांटते नहीं थकते, मगर आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गम हो गया हो। नर्स मुंह बनाकर चली गई। मैं जो कुछ अंदर महसूस कर रहा था, अगर वह नर्स जान जाती तो शायद वह भी सदमे से पागल हो जाती। उस बच्चे को देखते देखते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सांस दाईं तरफ अटक गई। उन्होंने भी जल्दी से बच्चा मेरी गोद से ले लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही विहान, तुम ऐसा करो घर चले जाओ। शायद उन्हें मेरे चेहरे से कुछ अंदाजा हो गया था। मैंने शुक्र अदा किया और बीवी को एक नज़र देखे बिना वापस अपने घर आ गया। देखने की हिम्मत तो मुझ में थी ही नहीं। पूरे घर में सन्नाटा था। मेरे पहले वाले दोनों बच्चों को मेरी बीवी ने अपने मायके भिजवा दिया था, इसलिए मुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी। जो कुछ आज हुआ था उसके बाद मैं अंदर से बुरी तरह टूट गया था। मैं वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरा ध्यान आज से 7 साल पहले की घटना की ओर चला गया, जिसने मुझे आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया। उन दिनों मैं नया नया कॉलेज से मुक्त हुआ था। जवानी थी और कुछ मेरे बाप के पैसे का असर था कि मुझे लगता था मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। दोस्तों ने हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम बनाया तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने माँ से जिक्र कर दिया। माँ बोली, पागल है क्या? अगले हफ्ते तेरी शादी है और तू हिल स्टेशन जा रहा है? अपनी बीवी को लेकर जाना शादी के बाद। भला दोस्तों के साथ शादी से एक हफ्ता पहले कौन घूमने जाता है? माँ ने मुझे डांट दिया, लेकिन मैंने भी मुंह बना लिया। मुझे इस जबरदस्ती की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी खुद एंजॉय करना चाहता था। माँ के मना करने के बावजूद मैं दोस्तों के साथ हिल स्टेशन चला गया। हिल स्टेशन की खूबसूरत वादियों में दिन रात घूमते हुए हमने जी भर के मस्ती की। जेब में पैसे थे और अच्छी सेहत से ये दुनिया मुझे अपने कदमों के नीचे लगती थी। हिल स्टेशन आए हुए हमें तीसरा दिन था जब मेरे दोस्त मेरे कमरे में आए। अरे यार, तू यहीं बैठा है, जल्दी चल। पीछे पहाड़ों में एक जंगल है जो ऊपर जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे तो टूर गाइड ने उधर जाने से मना किया था, लेकिन हम भला किसी की बात कब मानते हैं। मेरे दोस्त ने मेरे हाथ पर हाथ मारा और जोर से हंसा। मैं भी खुशी से उछल पड़ा। मुझे भी ऐसे छुपे रास्तों की तलाश करने का बड़ा शौक था। रात होने वाली थी। दोस्त मुझे पुकार रहे थे और मैं अपने जूते ढूंढ रहा था जो आज वापस आने के बाद न जाने कहाँ उतार दिए थे। अरे आजा यार, देर मत कर। मेरे दोस्त ने आवाज लगाई तो मैंने झुंझलाकर एक हल्का सा जूता पहन लिया, जिसे मैं घर से सिर्फ होटल के कमरे में पहनने के लिए लाया था। मेरे जूते देखकर दोस्तों को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन मैंने बात टाल दी। अरे मैं मजबूत हूं, इन जूतों के साथ भी पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा। हम चारों दोस्त कमरों से बाहर निकल आए।
होटल के पिछले हिस्से में एक पहाड़ी थी, जिसके ऊपर एक मुड़ा हुआ जंगल था, जो ऊपर जाते जाते और भी घना होता जा रहा था। इधर उधर से नजरें बचाकर हम लोग उस जंगल में दाखिल हो गए। मेरे दोस्त हंसते बोलते हुए आगे आगे चल रहे थे। हकीकत ये थी कि मेरा जूता मुझे तकलीफ दे रहा था। जंगल की जमीन बहुत उबड़-खाबड़ थी। कांटे और पत्थर मेरे पैरों को जख्मी कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्तों को इसका पता चले। इसलिए चेहरे पर मुस्कान सजाए मैं तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल और भी घना होता जा रहा था। मेरे पैरों में पसीना आने लगा और चप्पल फिसलने लगी। तभी मेरे दोस्तों ने पीछे मुड़कर मजाक में जोर से कहा, क्या बात है विहान, तू बूढ़ा हो गया है क्या, जो इतना धीरे धीरे चल रहा है? मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सीना फुलाकर कहा, अरे बूढ़े हो मेरे दुश्मन, अभी देखना, मैं तुम लोगों को अपनी असली ताकत दिखाता हूं। और जल्दी से 2 कदम चलकर उनसे आगे निकल गया, ये जाने बिना कि वह तो बस मजाक कर रहे थे। अब हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे, जिसकी दूसरी तरफ गहरी ढलान थी। मैं जब चोटी पर पहुंचा तो अपना संतुलन बरकरार नहीं रख सका। चप्पल तो पहले ही पसीने के कारण फिसलन का शिकार हो रही थी। मेरा पांव फिसला और मैं ढलान से नीचे गिरता चला गया। मेरे दोस्त घबरा गए। वो तो बस मुझे डराना चाहते थे, लेकिन मुझे इस तरह पेड़ों से टकराता हुआ गिरता देख वे भी घबरा गए और मेरे पीछे पीछे नीचे आने लगे। लेकिन मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। ऊंचे ऊंचे पत्थर और पेड़ मुझसे टकराते रहे और मेरा पूरा शरीर जैसे हिल गया। ढलान में लुढ़कते हुए अचानक मैं एक बड़े पत्थर से जोर से टकराया। जैसे ही मेरा पूरा शरीर उस पत्थर से टकराया, मुझे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ के नीचे मेरा वजूद कुचल दिया हो। सबसे ज्यादा दर्द शरीर के निचले हिस्से में हो रहा था। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मुझे अपने होशो हवास खोते हुए महसूस हुए। शायद रात की तारीकी थी या मैं बेहोश हो चुका था, क्योंकि जब अगली बार मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरे आसपास दोस्तों के शर्मिंदा चेहरे दिखाई दे रहे थे। मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, मगर एक और भी तकलीफ थी जो बयान से बाहर थी, मेरी बर्दाश्त से परे। डॉक्टर आया तो उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। मेरे घर वालों को सूचना दे दी गई थी, लेकिन मैं बेचैन था। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज तकलीफ हो रही है, कोई इंजेक्शन दे दीजिए। मैंने डॉक्टर से मिन्नत की। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, तकलीफ तो होगी, तुम्हारा पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हुआ है, कई नसें कुचल गई हैं, 1 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगे। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। 1 हफ्ते बाद तो मेरी शादी थी, लेकिन उसी पल मेरी नज़र मेरे माँ बाप पर पड़ी, जो परेशान चेहरों के साथ अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। मेरी माँ ने मुझे चूमा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मुझे पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी आगे टाल दी। मेरे ससुराल वाले नेक और शरीफ लोग थे। उन्होंने मेरी खराब तबीयत देखकर जोर नहीं दिया, बल्कि खुद भी परेशान हो गए थे। कुछ महीने बीते और मैंने मुश्किल से सहारे के साथ चलना सीख लिया। मैं फिर से जिंदगी की तरफ लौटने लगा। यह एक भयानक हादसा था, जिसने मेरी जिंदगी वीरान कर दी थी, लेकिन आखिरकार मेरी टांगें पूरी तरह ठीक हो गईं और मैं फिर से चलने फिरने लायक हो गया। तैयारियां शुरू हो गईं। जमीन पर चलने के ठीक 1 महीने बाद माँ मेरी दुल्हन को ब्याह कर ले आई। शादी के दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी बीवी खानदान की सबसे हसीन लड़की थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह सुशील और सभ्य भी थी। उसने आते ही जिस तरह से घर संभाला, मैं हैरान रह गया। मेरा लापरवाह स्वभाव तो हादसे के बाद ही बदल चुका था। अब मैं ध्यान से पिताजी के कारोबार को संभाल रहा था। घर में खुशियां लौट आई थीं। जब मैं घर आता तो मेरी बीवी मुझसे खाने और चाय के बारे में पूछती और मेरी इस कदर सेवा करती कि मैं भावुक हो जाता। जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन फिर एक रात खाने की मेज पर मैंने माँ से पूछ लिया, क्या बात है माँ, आज आप बहुत चुप चुप लग रही हैं। मेरे पूछने की देर थी कि माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारे साथ निशा की भी शादी हुई थी, आज उसके यहाँ बेटा हुआ है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने हमें कोई खुशखबरी नहीं दी। ठीक है, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए,
लेकिन ये सब बच्चे के बाद भी तो हो सकता है। इसीलिए अब तुम दोनों को अपनी फैमिली बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। माँ की बात पर मैंने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ गया था। हमारी शादी को 1 साल गुजर चुका था और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन मेरी माँ इसे गलत समझ रही थी। हमने कभी जानबूझकर औलाद न होने के बारे में नहीं सोचा था। ये तो शायद भगवान की मर्जी थी कि अभी तक हमारे घर कोई औलाद नहीं हुई। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भी चौंक गया। वाकई 1 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। अब तो मुझे भी इंतजार रहने लगा था। मैं हर महीने अपनी बीवी से पूछता, क्या कोई उम्मीद है? क्या हमारी मेहनत रंग लाई? लेकिन वह मायूसी से सिर हिला देती और मेरा दिल भी बुझ सा जाता। एक दिन जब मैं ऑफिस गया तो मेरा दोस्त रोहन खुशी से मिठाई खा रहा था। जब मैंने पूछा कि किस खुशी की मिठाई है, तो वो मुस्कुराकर बोला, यार मैं बाप बन गया हूँ, बेटा हुआ है। उसकी बात सुनकर मिठाई का टुकड़ा मेरे हाथ में ही रह गया। उसकी शादी तो मुझसे 6 महीने बाद हुई थी, लेकिन आज वह बाप बनने की खुशखबरी सुना रहा था। उस दिन मैं बुझा बुझा घर लौटा। उस रात मैंने पहली बार अपनी बीवी से डॉक्टर के पास चलने की बात की। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्या आपको भी यही लगता है कि मैं बांझ हूं? क्या मैं मां नहीं बन सकती? मैं अबाक रह गया। मेरे मन में ऐसी कोई बात कभी नहीं आई थी। मैंने उसे तसल्ली दी, डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? वो कुछ सोचती रही, फिर बोली, मेरी एक रिश्तेदार की बहन डॉक्टर है, बहुत काबिल है। मैं उसका नंबर ले लेती हूँ। हम कल उसके पास चलेंगे। मैंने हामी भर दी। अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ जरूरी टेस्ट लिखे। टेस्ट करवाने के बाद हम घर लौट आए। रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। मेरी बीवी के चेहरे पर खुशी थी। जब हम घर पहुंचे तो माँ का मूड बहुत खराब था। वैसे भी इन दिनों उनका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा ही रहता था। उन्होंने मेरी बीवी को नजरअंदाज कर दिया और मुझे प्यार से अपने पास बैठाया। बोली, आज मालती आई थी। वो भी पूछ रही थी कि बहू के घर खुशखबरी क्यों नहीं आई। मैं तो लोगों को जवाब देते थक गई हूं। माफ कर दे बेटा। न जाने किस लड़की को तेरे लिए ब्याह लाई। अगर इसके अंदर कोई कमी है तो तेरी जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार मैं हूं। माँ की आंखों में आंसू देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। उनकी बातों ने मुझे अंदर से हिला दिया, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था। भला वो बेचारी मुजरिम ना होते हुए भी क्यों दोषी ठहराई जा रही थी। कुछ ही दिन बाद टेस्ट की रिपोर्टें आ गईं। उस दिन मेरी बीवी के चेहरे पर खुशी थी। वह रिपोर्ट लेकर जल्दी से मेरे पास आई और बोली, देखिए सारे रिपोर्ट्स क्लियर हैं। मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही माँ बाप बन जाएंगे। उसकी आवाज़ में खुशी थी। रिपोर्ट्स देखकर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई। मैंने फिर से इंतजार करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी एक दिन छोड़कर एक दिन डॉक्टर के पास जाती रहती थी। मुझसे ज्यादा शायद वह खुद औलाद के लिए बेताब थी। ऑफिस में भी लोग मुझसे पूछने लगे थे। वक्त यूं ही बीतता गया। तकरीबन 2.5 साल गुजर चुके थे। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा कि मेरी बीवी पानी की एक बोतल में कुछ डाल रही थी। मैंने पूछा, यह क्या कर रही हो कामिनी? वो चौंक गई, जैसे कोई गुनाह करते हुए पकड़ ली गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, ना जाने यह कैसी आजमाइश है। जब माँ और बाप दोनों ही सेहतमंद हैं तो औलाद क्यों नहीं हो रही? इसलिए आज मैं तावीज़ वाले बाबा से तावीज़ लेकर आई हूं। ये कहकर वह रोती हुई अंदर चली गई और मैं अपनी जगह खड़ा रह गया। किसने कहा कि माँ बाप दोनों सेहतमंद हैं? मैंने तो आज तक अपना चेकअप करवाया ही नहीं था। मैं बेचैनी में छत पर जाकर टहलने लगा। एक के बाद एक सिगरेट पीता रहा। बार बार यही ख्याल आ रहा था, क्या एक बार मुझे भी अपना टेस्ट नहीं करवा लेना चाहिए? मेरी बीवी तो इन 2.5 सालों में कई टेस्ट करवा चुकी थी और सारे क्लियर थे। अगले दिन मैं चुपचाप अपनी बीवी के उसी रिश्तेदार के पास चला गया जिसकी बहन के पास मेरी बीवी मुझे दिखाने ले गई थी। वह एक अच्छा और शरीफ लड़का था। मैंने उससे वादा लिया कि मेरी रिपोर्ट के बारे में वह घर में किसी को कुछ नहीं बताएगा। वह खुद भी डॉक्टर था। उसने मेरा अच्छे से चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिखकर दे दिए। लेकिन उसके चेहरे पर छाई मायूसी मुझे पहले ही इशारा दे रही थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे फोन करके बुलाया। उसने कहा, विहान भाई, आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे पूछा कि क्या कुछ समय पहले मुझे कोई बड़ा हादसा पेश आया था?
मेरा ध्यान उस पुराने एक्सीडेंट की ओर गया और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। डॉक्टर के चेहरे पर समझने वाला भाव आ गया। उसने कहा, उस हादसे की वजह से आपके अंदर कुछ नुकसान हो गया है। आपकी मर्दाना ताकत को गंभीर नुकसान पहुंचा है और अब आप बाप बनने के काबिल नहीं रहे। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ मेरे सिर पर टूट पड़ा हो। मैं जल्दी से अपने जूते उठाकर घर लौट आया, लेकिन जाने से पहले मैंने डॉक्टर से सख्ती से कहा कि वह मेरी बीवी को इस बारे में कुछ न बताएं। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उसके रिश्तेदार डॉक्टर के पास क्यों जाना चुना। दिन बीतते गए और 6 महीने और गुजर गए। लोग बार बार सवाल करते और मेरी जिंदगी मुश्किल बना देते। मेरी माँ दिन रात मेरी बीवी को ताने देती रहती। मैंने अपनी नामर्दी की बात सबसे छुपा रखी थी ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। मेरी बीवी मेरे सामने आंसू बहाती रहती और माँ उसे बार बार बांझ कहती। लेकिन मैंने कभी यह सच नहीं बताया कि असल कमी तो मुझ में है। 3 महीने बाद मेरी माँ की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लूं। मुझे मालूम था कि चाहे मैं दूसरी या तीसरी शादी भी कर लूं, मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। घर की रोज रोज की झगड़े से मैं तंग आ गया था। मेरी बीवी भी अब हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी। हारकर एक दिन मैंने उसे तलाक दे दी। जब उसे तलाक का कागज मिला, वह कुछ पलों तक मुझे देखती रही और फिर खामोशी से घर से निकल गई। माँ पिताजी जोर जोर से शुक्र मना रहे थे क्योंकि उन्हें एक बांझ औरत से छुटकारा मिल गया था। लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत पछता रहा था और खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो घर में कुछ अलग सी चहल पहल महसूस हुई। माँ किसी मेहमान के साथ हंसते बोलते हुए दिखी। वह मेहमान कोई और नहीं, मेरी बीवी कामिनी की बहन की बेटी थी। माँ के साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी बैठी थी जो मुश्किल से 20 से 22 साल की होगी। मुझे हैरत हुई कि माँ इन लोगों से इतनी अच्छे से कैसे बात कर रही थी। मैं चुपचाप नमस्ते करके अपने कमरे में चला गया। रात को जब माँ मेरे कमरे में आई तो वह बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि मेरी पहली पत्नी की बहन आज हमारे घर आई थी और वह अपनी बेटी के लिए तेरा रिश्ता मांग रही थी। ये सब उसने खुद नहीं सोचा, बल्कि मेरी पहली पत्नी ने ही उसे यह करने को कहा था। पिताजी की दौलत और जायदाद अच्छी खासी थी और हम शहर के एक पॉश इलाके में रहते थे। माँ को लग रहा था कि यह सब सिर्फ दौलत और जायदाद के लालच में हो रहा है, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश थी। उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता था कि इसके पीछे क्या राज है। उन्होंने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी और जल्द ही मेरी नई दुल्हन रानी को ब्याह कर घर ले आई। माँ बहुत खुश थीं, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता था कि इस शादी का अंजाम भी वही होगा। घर वाले औलाद का इंतजार करेंगे और कुछ वक्त बाद इस बीवी से भी मायूस हो जाएंगे। रानी उम्र में छोटी और खूबसूरत थी और उसे अभी तक मेरी कमजोरी का पता नहीं था। इसीलिए वह मुझ पर बहुत प्यार लुटाती थी। शादी को 3 महीने हो चुके थे। मैं मुझे दिल के साथ काम पर जाता और थके चेहरे के साथ लौट आता। लेकिन एक रोज कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मैं घर पहुंचा, माँ ने दरवाजे पर ही मेरे मुंह में मिठाई का लड्डू ठूंस दिया। मैं हैरान रह गया कि यह किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है। माँ हद से ज्यादा खुश लग रही थी। उन्होंने कहा, वही खुशी जिसका इंतजार बरसों से था। तू अब बाप बनने वाला है। तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। आज उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं उसे अस्पताल ले गई और डॉक्टर ने यह खुशखबरी दी है। माँ को लगा मैं खुशी से झूम उठूंगा, लेकिन मैं तो वहीं सन्न खड़ा रह गया। मुझे अपनी कमी का अच्छे से पता था। फिर रानी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? सामने रानी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी, लेकिन मेरी रूह को जैसे किसी ने चीर दिया हो। अगर वह प्रेग्नेंट थी तो इसका मतलब साफ था, उसका चरित्र संदेह के घेरे में था। मुझे उस पर गहरी नफरत महसूस हुई, लेकिन मैं किस मुंह से सबको बताता कि मैं तो मर्द ही नहीं था कि मुझसे औलाद नहीं हो सकती। पत्थर दिल बनकर मैं अपने कमरे में चला गया। माँ ने रानी को बहुत लाड़च प्यार दिया। पूरे 9 महीने घर में उसी आने वाली औलाद की बातें होती रहीं। जब भी मैं इसका जिक्र सुनता, ऐसा लगता जैसे कोई मुझे खौलते पानी में डाल रहा है। मैं उठकर वहां से चला जाता। रानी से बातचीत लगभग खत्म हो गई थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं अपनी कमजोरी को जुबान नहीं दे सकता था। आखिर 9 महीने गुजर गए और रानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया।
उसे गोद में लेकर मैं यही सोचता रहा कि अब मुझे किसी और की औलाद को अपना नाम देना पड़ेगा। घर वाले बहुत खुश थे और मैं चाहकर भी चुप रह गया। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद रानी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार तो मेरा दिल किया कि मैं उसे थप्पड़ मारूं, तलाक दे दूं और उसे घर से निकाल दूं। मैं उससे बात भी ठीक से नहीं करता था, बच्चे को भी प्यार नहीं दे पाता। सब घर वाले हैरान थे कि आखिर मुझे क्या हो गया है। रानी भी परेशान रहती और उसी परेशानी में उसने मेरी बेटी को जन्म दिया। अब तो मैंने हालात से समझौता कर लिया था। मुझे यकीन हो चला था कि रानी मुझे धोखा दे रही है, किसी और मर्द से संबंध रख रही है। लेकिन अगर मैं उसका राज खोलता तो खुद भी बेनकाब हो जाता। मैंने खामोशी ओढ़ ली। जब वह तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे खुद से शर्म आने लगी। वो 9 महीने मैंने कैसे गुजारे, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और आज 9 महीने बाद रानी ने फिर एक बेटे को जन्म दिया। अपने कमरे में बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे पता था कि मेरी बीवी का चरित्र सही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मजबूर था। किसी और के बच्चों को पालने पर शायद उस रात मैं अपनी जिंदगी खत्म ही कर देता। लेकिन तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। मैंने फोन निकाला और नंबर देखा। वह मेरी बीवी कामिनी का नंबर था। तलाक के बाद आज पहली बार उसने मुझे फोन किया। हाथ कपकपा रहे थे। जब मैंने फोन उठाया और कान से लगाया, वो मुझे बच्चे की बधाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझ पर गुस्सा कर रही हो, और फिर मैं चौंका। वो मुझे अपने घर आने का कह रही थी। मैं जानती हूँ विहान, तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, वो कह रही थी। और मैं जैसे किसी रिमोट की तरह उठकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी ही देर में मैं उसके घर में था। वो अपनी माँ के घर में रहती थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ तो वह सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तलाक का उसे कोई गम है। क्या बात है, तुम तो औलाद के लिए तरसते थे और आज तुम्हारे 3 बच्चे हो गए हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है। उसकी चुभती हुई आवाज आई। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। मैं जानती हूँ सच क्या है, उसने कहा। तो मैंने चौंक कर सिर उठाया। लेकिन अगले ही पल कमरे के खुले दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं बेख्तियार अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन मैं स्तब्ध था, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसने मुझे बताया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। वो मेरी बीवी का रिश्तेदार था, लेकिन अब सवाल यह था कि वह उनके घर में क्या कर रहा था। मेरी बीवी उससे बहुत ही बेझिझक अंदाज में मिल रही थी, जैसे उनके बीच कोई पुराना और गहरा रिश्ता हो। यकीनन तुम हम दोनों को साथ देखकर हैरान हो रहे हो, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें पता ही नहीं है। शायद मैं तुम्हें यह बात कभी ना बताती, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आता है, मेरी बीवी कह रही थी। और मैं सन्न बैठा उसकी बात सुन रहा था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तो अपनी इस कज़न से मोहब्बत करती थी जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे ऊंचे स्टेटस और दौलत को देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। शादी के पहले ही दिन मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं औलाद नहीं पैदा करूंगी और जल्द ही तुमसे तलाक ले लूंगी। तुम्हारी सूरत देखकर मुझे बेहद गुस्सा आता था, क्योंकि तुम ही वह इंसान थे जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे बिछड़ गई थी। जब तुम लोग औलाद के लिए बेचैन होने लगे तो मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी एक रिश्तेदार डॉक्टर के पास ले जाया, जो मेरी और मेरे प्रेमी की मोहब्बत से परिचित थी। उसने वही किया जो मैंने उससे कहा। मैंने खुद तो गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने तुम्हें यह नहीं बताया। बस इतना कहा कि यह भगवान की तरफ से देर है। मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम किसी मर्द डॉक्टर के पास जरूर जाओगे। इसीलिए मैंने बहाने से तुम्हें अपने कजिन से मिलवाया, और उसने जानबूझकर कह दिया कि तुम बाप नहीं बन सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदा बीवी से जो बच्चे हैं वह तुम्हारे नहीं हैं, जबकि यह एक झूठ है। वह बच्चे तुम्हारे ही हैं। तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे तुम पर अफसोस हुआ। तुम अमीर थे और अच्छे आचरण वाले इंसान भी। इसीलिए मैंने अपनी बहन से कहकर उसकी बेटी का रिश्ता तुमसे करवा दिया। अब तुम्हारी दूसरी शादी को कई साल बीत चुके हैं, और शायद तुम्हें यह नहीं पता कि मैं और मेरा वही कजिन अब शादीशुदा है। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि हर तरह से ठीक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही है। शायद यह मेरी साजिश और धोखे की सज़ा है। तब मेरी बीवी की आंखें आंसुओं से भर आई थीं, जबकि मैं पत्थर की तरह खड़ा था, जैसे शरीर से खून ही निकल गया हो। वो दोनों मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं माफ़ कर दूं, तो शायद उन्हें औलाद नसीब हो जाए। लेकिन मैं तो अपने बीते हुए बरसों को याद कर रहा था, जिनमें सिर्फ धोखा और अफसोस ही मिला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इस बीवी के लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अब मैं इस नफ़रत और बदले की कहानी को ख़त्म करना चाहता था। भगवान ने मुझे एक नेक और सच्ची बीवी दी, जो मेरे नफ़रत भरे रवैया के बावजूद मुझे छोड़कर नहीं गई। अब मेरे 3 बच्चे हैं, जिन्हें मैं कभी अपना मान ही नहीं पाया था। अंततः मैंने अपनी बीवी और उस डॉक्टर को दिल से माफ़ कर दिया। जब मैं वापस लौटा, तो ऐसा लगा मानो मेरे दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैं सीधा अस्पताल गया, जहां मेरी बीवी मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने उसका हाथ थामा और वादा किया कि अब मैं तुम्हारा और बच्चों का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और मुझे ऐसा लगा जैसे आज जिंदगी सबसे खूबसूरत हो गई हो। इस कहानी का नैतिक संदेश मोरल ये है कि माफ़ी और सच्चे दिल से बदलाव इंसान को अंदर से हल्का और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि धोखा और नफरत चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन सच्चे पश्चाताप, माफ़ी और सच्चे रिश्तों की कदर से इंसान न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी सुकून दे सकता है। बीती गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। दोस्तों, क्या कहना है आपको? इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।